क्या पढ़े थे हम लोग? हाँ, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। मानव का श्वसन तंत्र, यही ना? ठीक है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में लास्ट पढ़े थे क्या? ट्रैकिया और ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना, यही ना? तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन पढ़े थे, उसमें क्या क्या पढ़े थे कि ग्लूकोज जो है वह कैसा होता है? मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट होता है। कैसा होता है? मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट है ग्लूकोज। दूसरा बात उसमें हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि ग्लूकोज जो है उसका अगर साइटोप्लाज्म में ब्रेकडाउन होता है तो उसको क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। और ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज पाइरुवेट में टूटता है। पाइरुवेट को ट्रायोज शुगर कहते हैं। पाइरुवेट में कितने कार्बन होते हैं? 3 कार्बन होते हैं, ठीक है, इसे ट्रायोज शुगर कहा जाता है। ग्लूकोज अगर माइटोकॉन्ड्रिया में टूटता है तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्रेब साइकिल। और क्रेब साइकिल में टोटल एटीपी कितना हम लोगों को प्राप्त होता है? 36। ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब साइकिल मिला करके 38 हो जाता है, ठीक है। उसके बाद पढ़े थे कि ग्लूकोज जो है वह अगर इसमें टूटे, ईस्ट में या फिर कोई भी एनारोबिक ऑर्गेनिज्म में, तो क्या बनेगा? इथेनॉल। क्या बनेगा? इथेनॉल। और इथेनॉल के साथ एटीपी बनेगा। और ग्लूकोज की कमी में, ऑक्सीजन की कमी में अगर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, चाहे किसी मनुष्य में हो या किसी जंतु में हो, ऑक्सीजन की कमी से अगर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो तो वो क्या कहलाता है? वो हो जाता है आपका लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन, ठीक है। और लैक्टिक एसिड में क्या बताया था? मस्कुलर क्रैम्पिंग होता है, उसके चलते मांसपेशियों में दर्द किसके कारण होता है? लैक्टिक एसिड के कारण होता है। एक और उसमें पॉइंट हमने बताया था कि हाँ, इंफ्रारेड रे क्या उपयोग किया जाता है? मसल्स के लैक्टिक एसिड को तोड़ने के लिए। यही तक पढ़े थे, ठीक है। उसके बाद लिखिएगा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, मानव परिसंचरण तंत्र। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, मानव परिसंचरण तंत्र, ठीक है, मानव परिसंचरण तंत्र, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो मानव परिसंचरण तंत्र में क्या है, देखिएगा इसको कि ह्यूमन में क्या होता है? एक वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जो उसके बॉडी में इसेंशियल मटेरियल्स का क्या करवाता है? सर्कुलेशन। आवश्यक पदार्थों का क्या करवाता है? सर्कुलेशन। यानी पूरे सेल के अंदर इसेंशियल मटेरियल्स क्या होता है? सर्कुलेट होता है। तो कौन कराता है? ह्यूमन का सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लियर है? सर्कुलेटरी सिस्टम का काम है ब्लड को पंप करके बॉडी के सारे सेल में पहुंचा देना। अब जैसे आप ब्रीदिंग कर रहे हो, तो ब्रीदिंग कर रहे हो तो ऑक्सीजन हो या कार्बन डाइऑक्साइड हो, ये कहां पर आता है? आपके फेफड़ों में। आपने ब्रीदिंग किया तो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड कहां है? आपके फेफड़ों में, लंग्स में। और लंग्स से कहां जाएगा? बॉडी के सेल में। तो लंग्स से उसे कौन कैरी करके ले जा रहा है? ब्लड। तो ब्लड को बहने के लिए एक स्पीड चाहिए, तो स्पीड कौन दे रहा है? हार्ट दे रहा है, ठीक है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम का मुख्य काम क्या है? ट्रांसफर ऑफ इसेंशियल मटेरियल फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल ऑफ द बॉडी थ्रू ब्लड इज कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लियर है? तो सर्कुलेटरी सिस्टम में अगर पूछा जाए आपसे कि मेन सर्कुलेटरी सिस्टम का कंपोनेंट क्या है, तो उसको हम लोग कहते हैं ब्लड। क्या कहते हैं? ब्लड। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं कि ब्लड इज द मेन कंपोनेंट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी रक्त परिसंचरण तंत्र का मुख्य घटक है। रक्त जो है वो परिसंचरण तंत्र का मुख्य घटक है, ठीक है। रक्त क्या हो गया? परिसंचरण तंत्र का मुख्य घटक। घटक का मतलब कंपोनेंट, यानी हम लोग का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें सबसे ज्यादा मेजर रोल कौन प्ले करता है? ब्लड करता है। एक और पॉइंट लिख लीजिएगा इसमें, ब्लड तरल संयोजी उत्तक है। ब्लड तरल संयोजी उत्तक है।
तरल संयोजी उत्तक है। तरल संयोजी उत्तक है जो कि एक कोलॉइडी विलयन होता है, जो कि एक कोलॉइडी विलयन है, जो कि एक कोलॉइडी विलयन है। इसका पीएच 7.4, इसका पीएच 7.4 होता है, इसका पीएच 7.4 होता है। ठीक है, ब्लड का पीएच कितना हो गया? 7.4, ह्यूमन ब्लड का पीएच। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? तो देखो पहला पॉइंट आपने ब्लड में क्या लिखा है कि ब्लड कैसा टिश्यू है? तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड जो है वह क्या है आपका? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। हिंदी में क्या कहेंगे? तरल संयोजी उत्तक। पीएच मान कितना हो जाएगा? 7.4। तरल संयोजी उत्तक है। अब इसका मतलब यह है कि अगर ब्लड को आप तरल संयोजी उत्तक कह रहे हैं तो हम लोग के बॉडी में सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू भी होता होगा। ब्लड फ्लूइड है तो सॉलिड भी होगा। नाम से ही पता चल जा रहा है कनेक्टिव टिश्यू, जो सेल को क्या करे? कनेक्ट। सेल कनेक्ट होगा तो क्या बनेगा? टिश्यू बनेगा। टिश्यू कनेक्ट होगा तो क्या बनेगा? ऑर्गन बनेगा। ऑर्गन कनेक्ट होगा, ऑर्गन सिस्टम बनेगा। तो कनेक्टिव टिश्यू का काम है कनेक्ट टिश्यू एंड फॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गन। टिश्यू को कनेक्ट करना और अंगों का निर्माण करना, यह किसका काम है? कनेक्टिव टिश्यू का। लेकिन अब वैसा कनेक्टिव टिश्यू जो फ्लूइड है तो वो किसी ऑर्गन को तो बना नहीं सकता है, तो ब्लड फ्लूइड हो गया। अगर यहीं पर अगर हम चर्चा करें कि सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, तो ये जो सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू होंगे, जिसे ठोस संयोजी उत्तक आप कहोगे, ये किसका फॉर्मेशन करता है? अंगों का निर्माण करता है। ठीक है, अब जैसे एक सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू में होता है टेंडन। क्या होता है? टेंडन। एक सॉलिड टिश्यू में होता है लिगामेंट। क्या होता है? लिगामेंट। और एक सॉलिड टिश्यू है सेलेक्सर। क्या है? सेलेक्सर। ये तीनों कैसे कनेक्टिव टिश्यू हैं? ठोस, सॉलिड। तो टेंडन जो होता है यह बोन को मसल्स से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? बोन को मसल्स से, हड्डी को मांसपेशी से। लिगामेंट जो है यह बोन को बोन से जोड़ता है, बोन प्लस बोन। और सेलेक्सर जो है यह मसल्स को मसल से जोड़ता है। समझ में आया? मसल्स को किससे जोड़ रहा है? मसल से जोड़ रहा है। तो सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू तीन हो गया, टेंडन, लिगामेंट, सेलेक्सर। टेंडन, लिगामेंट, सेलेक्सर, इनको हम लोग क्या बोलेंगे? ठोस संयोजी उत्तक। और ब्लड को क्या बोलेंगे? तरल संयोजी उत्तक। लिख लिए? इसको याद करने का तरीका कई बार दिमाग में स्किप हो जाता है, जैसे बोन टू बोन दे दिया, तब कंफ्यूज हो रहे हो कि टेंडन मारे कि लिगामेंट मारे, होता है ना दिक्कत। तो पिछले दिनों हमने आप लोगों को बताया भी था एक ट्रिक। क्या बताया था? बमटी बबली। ठीक है, क्या ट्रिक याद करो? बमटी बबली। ई याद रहेगा तो मामला फंसेगा नहीं। देखो, बी का मतलब बोन, एम का मतलब मसल्स, टी का मतलब टेंडन। ठीक है, बोन को जो मसल्स से जोड़े उसको क्या बोलेंगे? टेंडन। अब बबली याद रहेगा तो नहीं फंसोगे। बोन, बोन, लिगामेंट। और सेलेक्सर वो अलग है, वो तो याद रह जाएगा। क्या कंफ्यूजन होता है टेंडन और लिगामेंट में? तो बमटी बबली याद रखिएगा, तो टेंडन लिगामेंट में भूलिएगा नहीं। और सेलेक्सर जो हो गया वो मसल्स को मसल से कनेक्ट करेगा। क्लियर है? तो खैर वो अलग चीज है, वो टिश्यू का पार्ट है। ब्लड में हम लोग बात कर रहे हैं, तो ब्लड को याद रखना, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। ब्लड अगर पूछा जाए क्या है, कैसा विलयन है, तो कहोगे कि सर यह एक कोलॉइडी विलयन है या कोलॉइडल सॉल्यूशन है। क्या है? कोलॉइडल सॉल्यूशन, विलयन। ठीक है, अब यहां पर एक शब्द आया क्या? विलयन। तो विलयन या फिर सॉल्यूशन किसे कहते हैं? तो दो या दो से अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण विलयन कहलाता है। द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सबस्टेंस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। क्लियर? क्या? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण क्या कहलाता है? विलयन। तो रक्त क्या है? विलयन है। अब कोई भी विलयन रहेगा तो उस विलयन में दो वस्तुएं रहेंगी, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। क्या रहेगा? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट।
तो इस पर आए इसके पहले ये जान लेना आवश्यक है कि कोलॉइडल किसको कहते हैं। तो वैसा विलयन जिसे फिल्टर पेपर से नहीं छाना जा सके, क्या बोले, जिसे आप फिल्टर पेपर यानी छन्नक पत्रक फिल्टर पेपर से फिल्टर नहीं कर सकते हो, उसको क्या बोला जाता है, कोलॉइडल सॉल्यूशन। अगर पूछे स्याही जो है इंक यह क्या है, तो कोलॉइडल सॉल्यूशन है। पूछे दूध क्या है, कोलॉइडल सॉल्यूशन है। ब्लड क्या है, कोलॉइडल सॉल्यूशन है। तो कोई भी कोलॉइडल सॉल्यूशन, भाई सॉल्यूशन है तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट होगा, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को पृथक करने के लिए कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट तो चाहिए। तो जो कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है इसका अगर पार्टिकल सेपरेशन आपको करना है तो देन वी यूज, क्या यूज करेंगे, फिल्टर पेपर से नहीं हो रहा है, डायलिसिस। क्या करेंगे, डायलिसिस किया जाता है। ठीक है, तो कोलॉइडल विलयन को सेपरेट करने का प्रोसेस क्या कहलाता है, डायलिसिस कहलाता है। क्लियर है। तो ब्लड क्या हो गया, कोलॉइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल है, यानी वो फिल्टर पेपर से कभी फिल्टर होगा नहीं। अब ब्लड अगर विलयन है तो उसमें सॉल्यूट होगा और क्या होगा, सॉल्वेंट। तो ब्लड में सॉल्यूट के रूप में क्या है, तो सॉल्यूट के रूप में ब्लड में होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। इनको क्या बोल सकते हो आप, सॉल्यूट। सॉल्यूट को हिंदी में कहते हैं विलेय, क्या बोलते हैं, विलेय। और सॉल्वेंट को विलायक। ठीक है, तो सॉल्वेंट का एग्जांपल कौन है, ब्लड प्लाज्मा। सॉल्वेंट किसको बोलोगे, ब्लड प्लाज्मा को। ठीक है, अब सॉल्यूट जो होगा ब्लड का कंपोनेंट डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स, यह कैसा होगा, हार्ड, मतलब ठोस। आरबीसी कैसा होता है, ठोस। डब्ल्यूबीसी ठोस, प्लेटलेट्स ठोस। और लिक्विड कौन होता है, प्लाज्मा। ठीक है, पानी क्या है, सॉल्वेंट की सॉल्यूट, सॉल्वेंट। चीनी क्या है, सॉल्यूट है। तो प्लाज्मा के ही अंदर क्या क्या घुला हुआ है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये तीनों किसके भीतर है, प्लाज्मा के भीतर है। क्लियर। तो पहले प्लाज्मा लिख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। हेडिंग बनाइएगा प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा। प्लाज्मा के अध्ययन को हमने पिछले दिनों आपको बताया था, क्या बताया था, हाँ क्या बताया था, सेरोलॉजी। प्लाज्मा का अध्ययन सेरोलॉजी। इसमें डैश देकर के लिखिएगा, इसे लिम्फोसाइट्स, इसे लिम्फोसाइट्स कहते हैं। प्लाज्मा का दूसरा नाम लिम्फोसाइट्स। ठीक है, क्या हो जाएगा, लिम्फोसाइट्स। ठीक है, लिम्फोसाइट्स का मतलब क्या होता है, याद रखोगे, यह हम लोगों के बॉडी का इम्यून सिस्टम है। इम्यून सिस्टम है, या फिर आप कह सकते हो हम लोगों के बॉडी का लिम्फेटिक सिस्टम है। यह लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम को हिंदी में कहते हैं लसिका तंत्र। क्या कहेंगे, लसिका तंत्र। तो हम लोगों के शरीर का लसिका तंत्र कौन होता है, प्लाज्मा। लसिका तंत्र कौन होगा, प्लाज्मा। लिम्फेटिक सिस्टम कौन होगा, प्लाज्मा। कोई दिक्कत, लसिका तंत्र समझ रहे हो, इम्यून सिस्टम। अब कई बार पूछा जाता है कि हम लोग का इम्यून सिस्टम क्या है, तो आप कहते हो सर डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी नहीं है, इम्यून सिस्टम हम लोगों का कौन है, लसिका तंत्र है। लिम्फेटिक सिस्टम को क्या बोला जाता है, इम्यून सिस्टम। रोग प्रतिरोधक प्रणाली, तो आपका जो इम्यून सिस्टम है वो कौन बनाएगा, प्लाज्मा। कौन बनाएगा, प्लाज्मा बनाएगा। और प्लाज्मा को हम लोग लिम्फोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, नामकरण में। दूसरा फैक्ट इसमें याद रखोगे, अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल ब्लड में प्लाज्मा का प्रतिशत कितना है, तो 55। कितना परसेंट है, 55% क्या होता है, प्लाज्मा। और अगर पूछा जाए आपसे कि टोटल प्लाज्मा में वाटर कितना है, टोटल प्लाज्मा में पानी कितना है, तो क्या बोलोगे, 90%। 90% इसमें क्या है, पानी है। टोटल प्लाज्मा में अगर पूछा जाए आपसे कि प्रोटीन कितना परसेंट है, तो याद रखोगे 7%। प्रोटीन जो है वो कितना परसेंट, 7% है। ठीक है, कुछ प्रोटीन का नाम लिख लो, 2 प्रोटीन मेनली इसमें रहता है। एगो लिख लीजिएगा एल्बुमिन, ग्लोबुमिन। एल्बुमिन एंड ग्लोबुमिन, ये दोनों प्रोटीन मिलाकर के कितना परसेंट है, 7% है। और याद रखोगे टोटल प्लाज्मा में अगर सॉल्ट पूछा जाए, नमक, तो 3%।
ठीक है, 3% क्या हो जाता है, ऑर्गेनिक सॉल्ट, नमक पाया जाता है 3%, जैसे मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, समझ गए, सोडियम हो गया, ये सब आपको मिल जाएगा 3% के आसपास। कोई दिक्कत नहीं ना? एक और पॉइंट नोट में लिख लेना, लेकिन रोगों की पहचान में प्लाज्मा का जांच किया जाता है। रोगों की पहचान में प्लाज्मा का जांच किया जाता है। प्लाज्मा का जांच किया जाता है। हो गया। अब आ जाओ दूसरा, आरबीसी। आरबीसी इसको रेड ब्लड कॉर्पस्क्यूल्स कहते हैं, यानी लाल रक्त कणिकाएं, या फिर इसको इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। दो नाम हो गया, रेड ब्लड सेल कहेंगे या इरिथ्रोसाइट्स कहेंगे। ठीक है, अब जो इरिथ्रोसाइट्स वर्ड देख रहे हो, इरिथ्रो वर्ड का मतलब होता है रंगीन, कलरफुल, ठीक ना, और साइट्स का क्या मतलब होता है, सेल, कोशिका। तो चूंकि यह देखने में रंगीन होता है, इसीलिए इसका क्या नाम है, इरिथ्रोसाइट्स। याद रहेगा, इरिथ्रोसाइट्स को कहेंगे बिकॉज इट इज अ कलरफुल सेल, रंगीन कोशिका है, इसीलिए इसको बोलते हैं इरिथ्रोसाइट्स। ठीक ना। दूसरा फैक्ट इसमें क्या याद रखिएगा कि जो आरबीसी होता है, अगर पूछा जाए कि इसका काउंट कितना है, आरबीसी की संख्या, हाँ मतलब कह सकते हो आप 45 से 50 लाख। किसमें, पर क्यूबिक एमएम, पर क्यूबिक एमएम, मतलब प्रति घन मिलीमीटर रक्त में आरबीसी की संख्या 45 से 50 लाख होता है। ठीक है, इसकी संख्या कितना हो जाएगा, 45 से 50 लाख प्रति घन एमएल ब्लड में हो जाएगा। ठीक है, एक और पॉइंट लिखी ना, इट कॉन्टेन हीमोग्लोबिन, इट कॉन्टेन हीमोग्लोबिन, इट कॉन्टेन हीमोग्लोबिन। ठीक है, इसमें क्या पाया जाएगा, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन पाया जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि अगर हम 100 ml ब्लड लें, कितना लें, 100 ml ब्लड लें, तो 100 ml ब्लड में हीमोग्लोबिन कितना होगा, तो 12 से 16 ग्राम। ठीक है, 100 ml ब्लड में हीमोग्लोबिन 12 से 16 ग्राम आपको मिलेगा हीमोग्लोबिन, 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन। और एक और फैक्ट याद रखोगे, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन जो है, 1 ग्राम एचबी लिख देते हैं, हीमोग्लोबिन 1.3 ml ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.3 ml ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है। समझ में आया? अगर पूछा जाए कि हम लोगों के ब्लड का कौन सा भाग ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को और ग्लूकोज को ढोता है, तो कौन ढोता है, आरबीसी। ठीक है, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा को कोई मतलब नहीं है, कौन ढोएगा, आरबीसी। रक्त हम लोग का कैसा दिखाई देता है, लाल रंग का, किसके कारण, आरबीसी के कारण। डब्ल्यूबीसी का कोई रंग नहीं है, प्लेटलेट्स नहीं है, प्लाज्मा नहीं है, खाली रंग किसके पास है, आरबीसी के पास है। तो चूंकि ये लाल होता है, इसलिए पूरे रंग, रक्त के रंग को ये लाल दिखाता है। समझ गया? तो इरिथ्रोसाइट्स कहेंगे, टोटल पर क्यूबिक एमएम ब्लड में 45 से 50 लाख इसकी संख्या हो गई। 100 ml अगर आप आरबीसी ब्लड लेंगे तो उसमें 12 से 16 ग्राम आपको क्या मिलेगा, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन किसका पिगमेंट होता है, तो याद रखोगे आयरन पिगमेंट है, ये लोहा होता है। क्या बोलते हैं इसको, आयरन पिगमेंट, यानी ये लोहा होता है। तो ये भी पूछ सकता है हीमोग्लोबिन ना देख करके कि 100 ml आरबीसी में, 100 ml ब्लड में कितना लोहा है, हीमोग्लोबिन नहीं लिखेगा, क्या लिख देगा, कितना लोहा है, तो क्या बोलोगे, 12 से 16 ग्राम। और किसी व्यक्ति में यदि 12 से कम हो जाए हीमोग्लोबिन 100 ml ब्लड में, तो उसको बुलाया जाता है कि एनीमिया हो गया। क्या बुलाया जाता है, एनीमिया, रक्त अल्पता हिंदी में कहते हैं। तो
तो रक्त अल्पता का मतलब ये नहीं है कि खून की कमी हो गया, रक्त अल्पता का मतलब खून में हीमोग्लोबिन का कमी हो गया। एक स्वस्थ व्यक्ति में 5 से 6 लीटर खून होता है, तो 6 लीटर खून उसमें है, लेकिन आरबीसी की संख्या क्या है, हीमोग्लोबिन की संख्या क्या हो जाएगी, घट जाएगी, तो एनीमिया हो गया। ज्यादातर एनीमिया किसमें होता है, महिलाओं में। पुरुषों की तुलना में ज्यादातर एनीमिया किसमें होता है, महिलाओं में। क्यों? क्योंकि महिलाओं में फॉलिक एसिड की भी कमी होती है। तो जो आपका एनीमिया है, उस एनीमिया का मुख्य कारण 3 है। पहला, एक हीमोग्लोबिन की कमी, दूसरा फॉलिक एसिड की कमी, तीसरा विटामिन B3 B12 की कमी। विटामिन B3 B12 का कमी होगा तब वो एनीमिया होगा, फॉलिक एसिड का कमी होगा तब वो एनीमिया होगा, हीमोग्लोबिन घट जाएगा फिर भी एनीमिया होगा। तो एनीमिया के कई कारण हो सकते हैं। एनीमिया का मतलब समझ गए, किसकी कमी, हीमोग्लोबिन की कमी। तो हीमोग्लोबिन जब कम हो गया तो दिक्कत क्या आएगी, दिक्कत ये आएगी कि आपके शरीर के कोशिकाओं को प्रॉपर वे में ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। अब आपके शरीर में ऑक्सीजन ढोने वाला कोई सिस्टम है ही नहीं, तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो दिन भर थकान, 3 थाली खाए हो फिर भी नींद आ रहा है, थकान आ रहा है, आलस आ रहा है, जमाई आ रहा है, एनर्जी नहीं पता चल रहा है शरीर में, तो क्या है, एनीमिया है। क्लियर ना? 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन को ढोता है, 1.3 ml ऑक्सीजन को कैरी करेगा। ठीक है, उसके बाद याद रखना है, अगर पूछा जाए कि आरबीसी का लाइफ स्पैन मैक्सिमम कितने दिनों का है, जीवन अवधि 120 दिनों का होता है, 120 डेज का इसका जीवन अवधि होता है, लाइफ स्पैन। पूछा जाए कि इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है कि एब्सेंट है, तो क्या बोलोगे, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस इसमें एब्सेंट होता है। एक्सेप्शन हमने आपको बता दिया है ऑलरेडी। हाँ, एक्सेप्शन में कैमल, लामा, जिराफ। ठीक है, कैमल, लामा, जिराफ, ये इसके क्या है, अपवाद है, जिनके आरबीसी में न्यूक्लियस होता है, बाकी किसी में नहीं है। अगर मान लो पूछते हैं कि बताओ आरबीसी जो है, आरबीसी जो है ज्यादा किस में है, मेल में कि फीमेल में, तो मेल में। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति ऊंचाई पर जाए, ऊंचाई पर या दुर्घटना के समय, तो आरबीसी बढ़ेगा कि घटेगा, हाँ, आरबीसी बढ़ जाता है। ऊंचाई पर जाने पर और दुर्घटना के समय, दोनों समय आरबीसी की संख्या क्या होती है, बढ़ती है। क्यों? क्योंकि ऊंचाई पर जाओगे तो ऑक्सीजन क्या होगा, घटेगा। ऑक्सीजन घटेगा तो ये क्या करेगा, अपनी संख्या को बढ़ाना शुरू कर देगा। क्यों बढ़ाना शुरू करेगा? क्योंकि बॉडी में प्रॉपर वे में ये ऑक्सीजन को पहुंचा सके। ठीक है, एक और फैक्ट यहां पर याद रखोगे, पूछा जाए कि आरबीसी का बर्थ प्लेस, जन्म कहां होता है, आरबीसी कहां बनता है, बोन मैरो, जिसको अस्थि मज्जा कहते हैं। अस्थि मज्जा का मतलब समझ रहे हो, हड्डियों के बीच में खोखला स्थान। सबसे मुख्य अस्थि मज्जा हम लोगों के शरीर में कहां पर है, फीमर में। कहां है, फीमर, जांघ की जो हड्डी है इसको क्या बोलते हैं, फीमर, थाइज बोन। इसके बीच में जो हॉलो कैविटी है, खोखली गुहा है, उसमें क्या बनेगा, आरबीसी बनेगा। जो स्टर्नम होता है हम लोगों का, स्टर्नम समझ रहे हो, हाँ, जो रिब केज हो गया, रिब केज के बीच की हड्डी क्या कहलाती है, स्टर्नम। इसमें भी क्या बनेगा, आरबीसी का फॉर्मेशन होगा, तो बोन मैरो में बनेगा। क्लियर है? दूसरा है स्प्लीन, जिसको प्लीहा कहते हैं, स्प्लीन, प्लीहा। इसमें याद रखोगे, इसको बुलाया जाता है ग्रेवयार्ड, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, आरबीसी का कब्रिस्तान। ठीक है, आरबीसी का कब्रिस्तान किसको बोलेंगे, स्प्लीन को, प्लीहा को। आरबीसी 120 दिनों बाद कहां करके डेड हो जाएगा, प्लीहा में। लेकिन अगर पूछा जाए आपसे कि जो नवजात शिशु होते हैं, जन्मजात बच्चे जो होते हैं, उनमें आरबीसी कहां बनेगा, लीवर में, और इसका डिकम्पोजिशन भी कहां होगा, लीवर में। ठीक है, नवजात शिशुओं में कहां बनेगा, लीवर में, और डिकम्पोजिशन भी उनमें लीवर में ही होगा। हो गया, एनीमिया का कारण लिख लिए ना, क्या क्या बोले, पहला हीमोग्लोबिन की कमी, दूसरा विटामिन 6 B12 की कमी, फॉलिक एसिड की कमी, ये 3 चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट हेडिंग बनाइएगा WBC, WBC, WBC को का पूरा नाम हो जाएगा व्हाइट ब्लड
सेल नहीं, कॉर्पस्क्यूल्स। सेल माने कोशिका और कॉर्पस्क्यूल्स मतलब कणिका, पार्ट, ठीक है। तो व्हाइट ब्लड कॉर्पस्क्यूल्स इसको बोला जाता है, या फिर इसका दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स क्यों कहते हैं? ल्यूको का मतलब क्या होता है? कलरलेस। ल्यूको माने कलरलेस और साइट्स मतलब सेल। पूछा जाए डब्ल्यूबीसी का कोई रंग होगा तो क्या कहोगे? नहीं। आरबीसी में देखो एक चीज छूट गया, आरबीसी का अगर याद रखोगे, शेप आपसे पूछ दे, आकार, तो क्या बोलोगे? बाइकनकेव। कैसा शेप है? बाइकनकेव, यानी द्विफोकसी। आरबीसी का शेप कैसा होगा? बाइकनकेव, द्विफोकसी, ठीक है, द्विफोकसी आकार का होता है। ल्यूकोसाइट्स कैसा होगा? कलरलेस सेल है, यानी कोई रंग इसका नहीं है, इसको व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कुल्स कहा जाता है। दूसरा याद रखोगे, डब्ल्यूबीसी को सोल्जर ऑफ ह्यूमन बॉडी, क्या बोलते हैं? सोल्जर ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी मानव शरीर का सैनिक। क्या कहेंगे? मानव शरीर का सैनिक, सोल्जर ऑफ ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर का सैनिक। और एक और नाम है इसका, इसी को इम्यूनिटी बूस्टर भी कहते हैं। इम्यूनिटी बूस्टर, मानव शरीर का सैनिक और इम्यूनिटी बूस्टर। पूछा जाए अगर आपसे कि मनुष्य में जो प्लाज्मा बनता है, लिम्फेटिक सिस्टम, वो किसकी सहायता से बनता है? तो डब्ल्यूबीसी। जो प्लाज्मा बना था ना आपका, उस प्लाज्मा को कौन बनाता है? डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी इज नॉट इम्यूनिटी सिस्टम, इट इज इम्यूनिटी बूस्टर। समझ में आ रहा है? दूध की ताकत को बढ़ाने वाला हॉर्लिक्स, समझ आ रहा है? दूध का ताकत कौन बढ़ाता है? हॉर्लिक्स। या कॉम्प्लेन बॉर्नविटा डालते हैं तो, ठीक है, तब हॉर्लिक्स वो काम नहीं कर रहा है जो दूध कर रहा है। दोनों में अंतर समझिएगा। डब्ल्यू आपका इम्यून सिस्टम है प्लाज्मा, और उस प्लाज्मा की ताकत को बढ़ाने वाला या प्लाज्मा को बनाने वाला डब्ल्यूबीसी है। तो इसको इम्यूनिटी सिस्टम हमने नहीं लिखा है, क्या लिखा है? इम्यूनिटी बूस्टर, इम्यूनिटी को बूस्ट करने वाला होता है जो, उसको बोलते हैं डब्ल्यूबीसी। क्लियर है? अगर पूछे कि इसका शेप कैसा है, तो इरेगुलर, अनियमित आकार का होगा। शेप कैसा हो जाएगा? इरेगुलर, अनियमित, अनियमित आकार का होगा, ठीक है। अगर पूछा जाए कि इसमें न्यूक्लियस है या नहीं है, तो क्या बोलोगे? है। तो न्यूक्लियस इसमें याद रखोगे प्रेजेंट, न्यूक्लियस इसमें पाया जाएगा। अगर इसमें पूछा जाए आपसे कि लाइफ स्पैन, जीवन अवधि, तो मैक्सिमम 2 से 5 दिन, 2 से 5 दिन इसका क्या होता है? लाइफ ड्यूरेशन होता है, जीवन अवधि इसकी होती है। अगर पूछा जाए कि ब्लड कैंसर, जिसका नाम है ल्यूकेमिया, क्या नाम है? ल्यूकेमिया, किसका टाइप है? ब्लड कैंसर का, वह किसे प्रभावित करता है? तो डब्ल्यूबीसी को। ल्यूकेमिया किसे प्रभावित करता है? डब्ल्यूबीसी को प्रभावित करता है, ठीक है। अगर पूछा जाए एचआईवी वायरस का नाम है, एचआईवी वायरस किसे प्रभावित करता है? तो डब्ल्यूबीसी को। डब्ल्यूबीसी के किस सेल को? टी लिम्फोसाइट्स, किसे? टी लिम्फोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी अब टिश्यू है, तो टिश्यू है तो सेल होगा अलग अलग, तो उसमें एक सेल होता है जिसको बोलते हैं टी लिम्फोसाइट्स, उसी को प्रभावित करेगा क्या? डब्ल्यूबीसी। ठीक है, इसको एचआईवी जो है इसका पूरा नाम क्या होता है? बताओ। ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। ह्यूमन का मतलब मनुष्य, इम्यूनोडिफिशियंसी माने डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी बूस्टर है कौन घटाएगा? डब्ल्यूबीसी को वायरस। किससे हो, इससे कौन सा डिजीज होता है? एड्स। डिजीज का नाम क्या है? एड्स। एड्स का मतलब एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड का मतलब, एक्वायर्ड मतलब वैसी बीमारी जो जन्म के बाद होती है। 2 तरह का बीमारी होता है, कॉन्जेनाइटल और एक्वायर्ड। कॉन्जेनाइटल माने जन्म के साथ, जन्मजात, और एक्वायर्ड माने जन्म के बाद। तो हमेशा एड्स कब होगा? जन्म के बाद।
इसीलिए क्या बोला जाता है इसको, एक्वायर्ड। ठीक है। इम्यूनो डिफिशियंसी, इम्यून का मतलब WBC, डिफिशियंसी का मतलब कम करने वाला, सिंड्रोम का मतलब कारक, यानी एड्स के फुल फॉर्म में उसका सारा मतलब छुपा हुआ है। एक्वायर्ड जन्म के बाद होगा, इम्यूनो डिफिशियंसी WBC को कम कर देगा, सिंड्रोम माने कारक, वैसा कारक जो जन्म के बाद हो, WBC की संख्या को घटा दे, उसको क्या कहते हैं, एड्स। अगर आपसे पूछा जाए कि एड्स किस सेल को प्रभावित करेगा, तो टी लिम्फोसाइट्स। दूसरा याद रखोगे कि एड्स जो है इसका सबसे पहले पहचान, एड्स का सबसे पहले पहचान CDC ने किया था। किसने, CDC। ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। तो एड्स का पहचान सबसे पहले किसने किया, CDC ने, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। कहां की संस्था है, अमेरिका की। अमेरिका का ऑर्गेनाइजेशन है जो किसी भी डिजीज को आइडेंटिफाई करता है। और कब किया था, 1981 में। 83 में वो नाम उसका एड्स आ गया, वायरस खोजा गया था 81 में। ठीक है। वायरस के बारे में सबसे पहले 1981 में ये किया गया था। किसने किया था, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने। समझ गया। अब WBC जो है इसको हम लोग दो पार्ट में बांट सकते हैं। दो पार्ट इसका क्या हो जाएगा, एक होगा ग्रैन्युलर, मतलब कणिका युक्त, या दानेदार भी कह सकते हो, कणिका युक्त। और एक होता है नन ग्रैन्युलर, मतलब कणिका रहित। ठीक है। WBC को कितने भागों में बांटा, दो भागों में। एक हो गया ग्रैन्युलर मतलब कणिका युक्त, और एक नॉन ग्रैन्युलर। कणिका युक्त का मतलब समझ रहे हो, जिसमें क्या हो, दानेदार हो, दाना दाना हो। ठीक है। जैसे नमक क्या है, ग्रैन्युलर होता है, तो वैसे ही दानेदार WBC। एसिडोफिल्स, बैसोफिल्स, और तीसरा न्यूट्रोफिल्स। इसको हम लोग बोलते हैं ग्रैन्युलर WBC, कणिका युक्त WBC। एसिडोफिल्स है 2 से 4%, याद रखोगे 2 से 4% है। बैसोफिल्स 0.5 से 2% है। और न्यूट्रोफिल्स 60 से 70% है। दूसरा है नन ग्रैन्युलर, इसमें दो है, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। मोनोसाइट्स और दूसरा है लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स है आपका 2 से 8%, और लिम्फोसाइट्स है आपका कितना, 20.26%, 20.26%। ठीक है। अगर इसका संख्या पूछोगे तो क्या बताओगे, काउंट, WBC की संख्या याद रखोगे 5000 से 9000 पर क्यूबिक mm, यानी 5000 से 9000 प्रति घन मिलीमीटर, 5000 से 9000 पर क्यूबिक mm, 5000 से 9000 प्रति घन मिलीमीटर। ठीक है। एक और क्वेश्चन बनता है, आ जाता है कि RBC का और WBC का अनुपात बताइए। तो RBC 600:1। ठीक है। तो RBC और WBC का रेशियो 600:1 हो गया। नोट में 2 पॉइंट लिखिएगा, नोट में लिखिएगा एसिडोफिल
नोट में एसिडोफिल एलर्जी से बचाता है, एलर्जी से बचाता है, यानी एलर्जी अगर शरीर में होगा ना तो एसिडोफिल्स का संख्या बढ़ने लगेगा। एलर्जी से, एलर्जी समझ रहे हो, जैसे धूल से एलर्जी, फूल ओल से बिलाई हो एलर्जी होता है, स्किन स्किन पर सट गया तो दान पूरा ये होने लगता है, नोचने लगता है, तो वो सब, तो उससे कौन बचाता है? एसिडोफिल्स। दूसरा लिखिएगा पॉइंट, मोनोसाइट कॉमा न्यूट्रोफिल से बनता है। मोनोसाइट न्यूट्रोफिल्स से बनता है, मतलब पहले क्या रहता है? न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मोनोसाइट्स में, से बनता है और रोगाणुओं को नष्ट करता है, रोगाणुओं को नष्ट करता है, मतलब शरीर के अंदर कोई भी अगर एलर्जी होगा तो न्यूट्रोफिल्स मोनोसाइट्स में बदलेगा और उसको मार देगा। तीसरा लिखिएगा, लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडी बनाकर एंटीबॉडी बनाकर बीमारियों से रक्षा करता है। बीमारियों से रक्षा करता है, हो गया। उसके बाद लिखिएगा प्लेटलेट्स, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया है कि डब्ल्यूबीसी में सबसे ज्यादा संख्या में क्या पाया जाता है? न्यूट्रोफिल्स। ये कई बार क्वेश्चन आया है, तो याद रखिएगा, ज्यादा बस याद रखना है और कुछ याद मत रखो। सबसे ज्यादा संख्या में न्यूट्रोफिल्स, लगभग 60 से 70%। क्लियर है? उसके बाद लिखिएगा प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स, इसको हिंदी में बिम्बाणु कहा जाता है, बिम्बाणु, ठीक है, बिम्बाणु। अगर पूछा जाए कि इसका कुछ और नाम है क्या, तो कहोगे थ्रोम्बोसाइट। इसका दूसरा नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। अगर इसका शेप पूछा जाए, आकार, तो याद रखोगे इरेगुलर, इरेगुलर माने अनियमित आकार का होता है, कोई फिक्स शेप नहीं होता है। अगर पूछा जाए इसका लाइफ कितने देर का होता है, तो 24 घंटे का, 24 आवर्स का। अगर आपसे काउंट पूछा जाए, इसकी संख्या कितनी है, तो बोलोगे 1.5 लाख से 3 लाख पर क्यूबिक एमएम, 1.5 लाख से 3 लाख पर क्यूबिक एमएम। अगर इसका काम पूछा जाए, फंक्शन क्या है, तो कहोगे ब्लड क्लॉटिंग। क्या बोलोगे? ब्लड क्लॉटिंग, यानी खून का थक्का जमाना। अगर पूछा जाए आपसे कि इसमें प्रोटीन कौन सा पाया जाएगा, तो कहोगे प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन। क्या मिलेगा? प्रोथ्रोम्बिन। और जब ये प्रोथ्रोम्बिन ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, तो ये बदल जाता है प्रिम्बिनो, प्रिम्बिनोजेन में बदल जाता है। इसको समझाएंगे। उसके बाद याद रखोगे कि इसमें थक्का रोधी रसायन, थक्का रोधी रसायन अंग्रेजी में कहते हैं एंटी ब्लड कोआगुलेंट, एंटी ब्लड कोआगुलेंट क्या पाया जाता है? हिपेरिन। एंटी ब्लड कोआगुलेंट क्या मिलेगा? हिपेरिन। थक्का रोधी रसायन हिपेरिन।
ठीक है, एक और पॉइंट लिखिएगा, नोट में लिखिएगा, नोट में लिखिएगा हिपैरिन, हिपैरिन रक्त चूसकों के लार में पाया जाता है, रक्त चूसकों के लार में होता है, तथा जोंक में, जोंक माने लीच, तथा जोंक में हिरुडीन, हिरुडीन HIRUDIN, जोंक में हिरुडीन होता है। नोट का दूसरा पॉइंट लिखिएगा, प्रयोगशाला में रक्त का थक्का बनने से रोकने के लिए, रक्त का थक्का बनने से रोकने के लिए रक्त का थक्का बनने से रोकने के लिए 0.01%, 0.01% सोडियम साइट्रेट, सोडियम साइट्रेट या सोडियम ऑक्जेलेट, सोडियम साइट्रेट या सोडियम ऑक्जेलेट मिला देते हैं, मिला देते हैं। अब जैसे प्रयोगशाला चाहे जो ब्लड बैंक होता है, ठीक है, उन सब में ब्लड को क्लॉट तो होने नहीं देना है, रोकना है, तो सोडियम साइट्रेट या सोडियम ऑक्जेलेट को क्या करेंगे, मिला देंगे 0.01%, तो ब्लड क्लॉट नहीं होगा। ठीक है, अब जो ब्लड बैंक में तो कई दिन तक ना ब्लड को रखता है, इसलिए वहां पर इसका यूज किया जाता है। एक दो और पॉइंट लिखोगे, इसमें कोई डाउट नहीं ना किसी को, ऐसे समझ लो एक बार, देखो जैसे मान लो ये आपका ब्लड वेसल्स है, ठीक है, वेन, आर्टरी, कैपिलरी, कुछ भी मान लो, धमनी, सिरा, केशिका, इसमें जो फ्लो कर रहा है, जो बह रहा है, वो कौन है, कौन बह रहा है इसके अंदर, बोलो, प्लाज्मा, कौन बह रहा है, प्लाज्मा इसके अंदर बह रहा है। अब इसके अंदर जो अनियमित आकार का है, यह कौन है, WBC, कौन है जी, WBC। इसके भीतर जो बाइकनकेव शेप का है, यह क्या हो गया, RBC हो गया, और फिर से एक इरेगुलर शेप का है, वो आपका क्या हो गया, प्लेटलेट्स। ठीक है, अब अगर हाथ हो कटा तो RBC बाहर निकलेगा, चला जाएगा, WBC निकलेगा, चला जाएगा, लेकिन ये प्लेटलेट्स जैसे ही बाहर आया, ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाएगा, और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से जब रिएक्ट करेगा तो इसके अंदर का जो प्रोथ्रोम्बिन है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके किसमें कन्वर्ट हो गया, फ्रिम्बिनोजेन में, और फ्रिम्बिनोजेन में कन्वर्ट होकर के ऐसे ऐसे जाल जैसी संरचना को क्या करेगा, तैयार करेगा, और ब्लड इसी में क्या हो जाएगा, सारा फंस जाएगा, अब फंस के बहना बंद हो जाएगा। तो हम लोगों के शरीर में ब्लड क्लॉट करने वाला एगो तो हो गया प्लेटलेट्स, और दूसरा कौन होता है, विटामिन के। ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा विटामिन मदद करता है, विटामिन के। विटामिन के को ही फाइलोक्विनोन को बोला जाता है, क्या बोलते हैं, फाइलोक्विनोन। तो विटामिन के भी ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है, समझ गए। तो दो विटामिन, एक तो विटामिन के और दूसरा प्लेटलेट्स। और थक्का रोधी रसायन, अब जैसे ये आपका आरबीसी है, तो आरबीसी के पास भी तो ऑक्सीजन है, आरबीसी ऑक्सीजन को कैरी कर ही रहा है, तो ऑक्सीजन यहां पर भी है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों टकराए और यहीं पर ब्लड क्लॉट हो जाए शरीर के भीतर ही। तो शरीर के भीतर क्लॉट ना हो, इसी के लिए इसमें क्या पाया जा रहा है, हिपैरिन। और हिपैरिन जैसे ही बाहर निकला ब्लड क्लॉट हो गया, 5 से 10 मिनट लगता है ब्लड क्लॉट होने में, क्लॉट हो गया। तो शरीर के भीतर खून को नहीं जमने देता है हिपैरिन। जो रक्त चूसक होते थे, अगर पूछा जाए मच्छर, ब्लड सकर है, तो मच्छर के लार में क्या मिलेगा, तो मच्छर के लार में आपको मिलेगा हिपैरिन। क्या मिलेगा, हिपैरिन। वो अब मच्छर जो है वो खून चूस रहा है, तो खून उसके एब्डोमेन में जमता थोड़े है, जमेगा तो मर ही जाएगा। मच्छर को मारते हो तो खून लिक्विड फॉर्म में ना निकलता है, उसका खून है कि हम लोगों का खून रहता है। मच्छर में खून होता है, नहीं होता, कंफर्म। हाँ, मच्छर में खून नहीं होता है, मच्छर को नहीं मारना चाहिए, अपना खून है। मच्छर क्या है, अपना खून है, मन नहीं मारना चाहिए।
तो इसलिए मार दोगे। तो हाँ, तो मच्छर के लार में क्या है, या रक्त चूसकों के लार में क्या है, हिपेरिन। और एक और रक्त चूसक याद रखोगे, जोंक। जोंक के लार में क्या होता है, हीरोडिन। जोंक को देखिएगा, जो पोखरा ओखरा में नहाओगे, नदी तालाब में, तो पकड़ लेगा, पकड़ लेगा, उसको खींचोगे ना तो उसका देह टूट जाएगा, लेकिन छोड़ेगा नहीं। ठीक है, उसको कितना खींचोगे ना, वो चूर चूर हो जाएगा उसका शरीर, लेकिन छोड़ नहीं सकता है। वो क्या करेगा, और जितना दूर, पहले तो जोंक पकड़ा, तो पकड़ेगा तो उसके लार से कुछ ऐसा रसायन निकलता है जो आपके उतना दूर के स्किन को क्या कर देगा, सुन्न कर देगा। माने जोंक खून खींच रहा है, आपको इतना भी दर्द पता नहीं चलेगा, दर्द होने ही नहीं देता है, पूरा उतना दूर के एरिया को सुन्न कर देगा, आराम से बैठ के मजा ले रहा है, चूस रहा है खून। वो दिख गया तब आप उसको हटाते हैं, और दिख गया तो नमक वमक डालिएगा तो छोड़ देगा, और घींचिएगा तो टूट जाएगा, मर जाएगा, लेकिन छोड़ेगा नहीं, खतरनाक होता है। तो उसके शरीर में खून नहीं जमे, इसके लिए उसमें हीरोडिन है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। लिखिएगा ब्लड ग्रुप। नेक्स्ट लिखिएगा ब्लड ग्रुप, रक्त समूह, ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप में लिखिएगा पहला पॉइंट, इसकी खोज लैंडस्टीनर ने किया था। कॉमा, उन्होंने यह बताया आरबीसी में एक विशेष प्रोटीन होता है। उन्होंने यह बताया आरबीसी में एक विशेष प्रोटीन होता है जिसे एंटीजेन कहते हैं। एंटीजेन कहते हैं। अगला पॉइंट, एंटीजेन के दो प्रकार हैं, ए तथा बी। ए तथा बी दोनों कैपिटल लेटर्स लिखिएगा, कैपिटल ए कैपिटल बी। अगला पॉइंट, लैंडस्टीनर ने यह भी बताया कि डब्ल्यूबीसी में विशेष प्रोटीन एंटीबॉडी होता है। विशेष प्रोटीन एंटीबॉडी होता है, कॉमा देके स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी। हो गया। अगला पॉइंट लिखिएगा, अगर एंटीजेन कैपिटल ए, यदि एंटीजेन कैपिटल ए तथा एंटीबॉडी स्मॉल ए और एंटीबॉडी स्मॉल ए एक साथ हो जाए तो रक्त का थक्का बन जाएगा और व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। और व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। हो गया। इतना लिख लिए। कितने तरह के ब्लड ग्रुप हैं? 4 तरह के ब्लड ग्रुप है। एक चार्ट बनाना, एक में लिखिएगा ब्लड ग्रुप, दूसरे में एंटीजेन, एक में लिखेंगे ब्लड ग्रुप, दूसरे में लिखिएगा एंटीजेन, एंटीबॉडी, और चौथे में लिखिएगा
किससे वो ब्लड ले सकता है, मतलब ब्लड किस ग्रुप से वो लेगा, ठीक है, यानी ब्लड एक्सेप्टर, किससे किससे ब्लड को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, ब्लड एक्सेप्टर। पहला लिखिएगा ब्लड ग्रुप में ए, ठीक है, पहले ब्लड ग्रुप के ऊपर लिख लेना, ब्लड ग्रुप जो लिखे हो ना, तो ब्लड ग्रुप के ऊपर लिख लेना, यहां ए, यहां लिखना बी, यहां लिखना ए बी, और यहां लिखिएगा ओ। 4 ब्लड ग्रुप है ना, ए बी और ओ, ऊपर में लिख लो पूरा, ठीक है। अब ब्लड ग्रुप जो लिखे हैं उसके नीचे लिखिएगा ए, ब्लड ग्रुप ए, कैपिटल ए लिखिएगा, कैपिटल ए। इसमें एंटीजेन भी क्या होगा, कैपिटल ए, ठीक है, और एंटीबॉडी क्या होगा, स्मॉल बी, एंटीबॉडी में लिखिएगा स्मॉल बी। और किससे किससे ब्लड ले सकता है ये, ए से और ओ से भी लेगा, ओ यूनिवर्सल डोनर है, ठीक है, सर्वाधिक दाता बोलते हैं, किसी को भी ब्लड दे सकता है। अब दूसरा लिखिएगा बी, दूसरा लिखिएगा बी, बी में एंटीजेन में लिखिएगा कैपिटल बी, यहां बी, एंटीजेन में भी कैपिटल बी, एंटीबॉडी में लिखिएगा स्मॉल ए, स्मॉल ए, और किससे ले सकता है, बी से और ओ से। तीसरा लिखिएगा ए बी, ए बी, ए बी, ए बी में एंटीजेन ए भी होता है एंड बी भी होता है, ए एंड बी कैपिटल में, और एंटीबॉडी जो है यहां नहीं पाया जाता, एंटीबॉडी क्या हो जाएगा, अनुपस्थित, एब्सेंट। और किससे यह ब्लड ले सकता है, सभी से, ब्लड ग्रुप यह सभी से ले सकता है। लास्ट लिखिएगा ओ, ओ, ओ में एंटीजेन एब्सेंट हो जाएगा, ठीक है, एंटीजेन क्या हो जाएगा, एब्सेंट, और एंटीबॉडी ए एंड स्मॉल बी, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, और किससे ब्लड ये लेगा, सिर्फ ओ से, ओ यूनिवर्सल डोनर है और ब्लड केवल लेगा किससे, ओ से ही, ठीक है। अब अगर पूछा जाए कि ए बी को क्या बोलेंगे, तो ए बी को यूनिवर्सल एक्सेप्टर या रिसेप्टर, ठीक है, और ओ को क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल डोनर। तो लिखाने का कोई जरूरत नहीं है। आगे लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, आरएच फैक्टर, अगला पॉइंट लिखिएगा, आरएच फैक्टर की खोज लैंडस्टीनर तथा वीनर, लैंडस्टीनर तथा वीनर ने किया, कॉमा, उन्होंने पता लगाया कि रेसस बंदर में एक विशेष प्रोटीन, रेसस बंदर में एक विशेष प्रोटीन होता है जो मनुष्य में भी पाया जाता है। ठीक है, वो विशेष प्रोटीन कौन था, एंटीजेन, विशेष प्रोटीन कौन है, एंटीजेन, ठीक है। तो जिसमें एंटीजेन है, ठीक ना, याद रखोगे, जिसमें एंटीजेन होगा, एंटीजेन होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, एंटीजेन जिसमें प्रेजेंट है उसको हम लोग क्या कहेंगे, RH प्लस, ठीक है। और जिसमें एंटीजन नहीं है उसको क्या कहेंगे, RH माइनस।
आर एच मतलब क्या, आर माने रिसस और एच माने ह्यूमन, ठीक है। रिसस कौन था, बंदर। तो बंदर में जो एंटीजन है वो मनुष्य में भी एंटीजन है, और जिसमें एंटीजन होगा उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा, और जिसमें एंटीजन नहीं होगा उसका ब्लड ग्रुप निगेटिव हो जाएगा, यानी आरएच माइनस ब्लड ग्रुप हो जाता है। याद रहेगा। कुछ जिसमें कुछ अपवाद वाले, निगेटिव वाले में कैसे होगा, बी निगेटिव किसी का ब्लड है तो नहीं है उसमें। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, लिखिएगा यदि माता का रक्त आरएच माइनस है, मतलब निगेटिव, माता का रक्त आरएच माइनस है और पिता का आरएच प्लस है, तो भ्रूण का रक्त वर्ग आरएच प्लस होगा। समझ में आया। रक्त वर्ग किससे ट्रांसफर होता है, जीन किसका ट्रांसफर होता है, बताया थे ना, एक्स वाई और एक्स एक्स का, तो फादर का होता है हमेशा, ठीक है। तो इसीलिए ब्लड ग्रुप किससे मैच करता है, फादर से। तो क्या लिखे, रक्त का आरएच क्या होगा, आरएच प्लस होगा, कॉमा भ्रूण का रक्त वर्ग आरएच प्लस होने से, भ्रूण का रक्त वर्ग आरएच प्लस होने से माता का रक्त भ्रूण के रक्त के विरुद्ध एंटीबॉडी बनाने लगता है, जिससे भ्रूण नष्ट हो जाता है। और ऐसे दंपति संतान को जन्म नहीं दे पाते। ऐसे दंपति संतान को जन्म नहीं दे पाते। इसे इरिथ्रोब्लास्टोसिस, इसे इरिथ्रोब्लास्टोसिस कहते हैं। हाँ फूड, हाँ उसमें फीटस नष्ट हो जाता है, इसीलिए इरिथ्रोब्लास्टोसिस कहते हैं। हाँ पहला बच्चा हो सकता है, पहला संतान हो सकता है। पहला बार में एंटीबॉडी जो होता है ना वो बहुत स्लो बनता है, इसीलिए फर्स्ट हो जाएगा, सेकंड थर्ड कभी नहीं होगा। इसीलिए ब्लड ग्रुप चेक कर करके शादी ब्याह होना चाहिए, ठीक है। ब्लड ग्रुप क्या होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। ब्लड ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। समझ गए। अब जैसे किसी को ब्लड चढ़ाना है, किसी का प्लस ब्लड ग्रुप है, आरएच फैक्टर उसमें है, और माइनस वाला ए है, उसको ए वाला को देना है, एक ए प्लस है, एक ए माइनस है, तो एक बार डोनेट कर सकता है, दूसरा बार नहीं करेगा। पहला बार डोनेट करेगा तो एंटीबॉडी इतना स्लो बनेगा उसके शरीर में कि मैनेज हो जाएगा, दूसरा बार में एंटीबॉडी के बनने का रफ्तार तेज हो जाता है, ठीक है। एक बार डोनेट कर सकता है, दूसरा बार नहीं करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखिएगा, नेक्स्ट हेडिंग बनाइएगा ह्यूमन हार्ट। अगला हेडिंग बनाइएगा ह्यूमन हार्ट, मानव हृदय, मानव हृदय, ह्यूमन हार्ट।
ह्यूमन हार्ट, मानव हृदय। हो गया। पहला चीज इसमें 2-3 फैक्ट है, याद रखोगे। हार्ट के स्टडी को क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी। हार्ट अगर पूछा जाए किस कवर के भीतर ढका हुआ है? पेरी कार्डियम। इस पेरिकार्डियम में अगर पूछो कि कौन सा फ्लूइड है, तो पेरी कार्डियल फ्लूइड। कौन सा फ्लूइड है? पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल फ्लूइड का अगर काम पूछा जाए तो हार्ट को क्या करना? प्रोटेक्ट करना, हृदय का बाहरी चोटों से रक्षा करना। कौन करता है? पेरिकार्डियल फ्लूइड। समझ गए? अगर पूछा जाए आपसे कि मैमल्स स्तनधारी प्लस एप्स माने पक्षी, ठीक है, इसमें हार्ट का कितना चैम्बर? तो याद रखेंगे 4 चैम्बर। 4 चैम्बर में ऑरिकल क्या होगा? 2, वेंट्रिकल 2 होगा। ठीक है। अगर पूछा जाए आपसे कि रेप्टाइल्स प्लस एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स प्लस एम्फीबियंस उभयचर, इसमें कितना हो जाएगा? 3 चैम्बर। 3 चैम्बर में ऑरिकल क्या गो? 2, वेंट्रिकल 1। और फिश में अगर पूछें तो 2 चैम्बर, 1 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल। रेप्टाइल्स में क्या कोई एक्सेप्शन है? कौन? मगरमच्छ। मगरमच्छ, क्रोकोडाइल क्या चैम्बर? 4। ठीक है। रेप्टाइल्स में एक अपवाद हो जाता है, मगरमच्छ, उसके पास 4 चैम्बर का हार्ट है। क्या एक्सेप्शन? कौन सी फिश? डिप्नोई। कितना चैम्बर का उसका होता है? 3 चैम्बर का। लिख लो, याद रखना, डिप्नोई फिश 3 चैम्बर हार्ट। एक्सेप्शन दिमाग में रखना चाहिए। डिप्नोई फिश 3 चैम्बर्ड हार्ट। चलो हो गया। उसके बाद अगर पूछा जाए कि हार्ट का मेन फंक्शन क्या है, तो क्या करोगे? ब्लड को क्या करना? पंप करना। ठीक है। अगर पूछा है कि मनुष्य के शरीर का सबसे व्यस्ततम अंग हृदय, हृदय कब आराम करता है? 2 धमनियों के बीच। कब आराम करता है? 2 धमनियों के बीच। बहुत माइक्रोन सेकेंड, कभी बेचारा आराम में नहीं करता, जबरदस्ती कह देना बाकी के अंग ईर्ष्या ना करें इसके लिए बोल दिया जाता है। कब आराम करता है? 2 धमनियों के बीच, नहीं तो कंटिन्यूअसली ये क्या काम करता है? वर्क करते रहता है। समझ गए? ब्लड का अगर सर्कुलेशन रेट पूछा जाए मनुष्य में, तो याद रखोगे 0.6 से 0.8 सेकेंड होता है। कितना होता है सर्कुलेशन का टाइम? 0.6 सेकेंड से 0.8 सेकेंड। इतना देर में वो पूरे शरीर के भीतर ब्लड को भेज देता है और सारे सेल से ब्लड को खींच लेता है। सोचिए कितना तेज काम कर रहा है। कर रहा है ना जी? बहुत गर्दा उड़ाया काम कर रहा है। ठीक है। अगर इसमें पूछा जाए आपसे कि ब्लड द्वारा लगाया, हार्ट द्वारा लगाया जाने वाला प्रेशर, तो पहला प्रेशर क्या होता है? सिस्टोलिक। क्या होता है? सिस्टोलिक। और दूसरा डाइएस्टोलिक। ठीक है। पहला दाब कौन सा? सिस्टोलिक, और दूसरा डाइएस्टोलिक। सिस्टोलिक कितना? 120 mm पारा, मतलब मरकरी, और डाइएस्टोलिक 80 mm Hg। इसी को ब्लड प्रेशर बोलते हैं। क्या? तो ब्लड प्रेशर आइडियल हो गया 120/80 mm Hg, यह ब्लड प्रेशर हो गया। अगर ब्लड प्रेशर मापने वाला यंत्र पूछा जाए, एस्फिग्नोमैनोमीटर। एस्फिग्नोमैनोमीटर, इससे क्या मापते हैं? ब्लड प्रेशर, रक्त दाब मापा जाता है एस्फिग्नोमैनोमीटर से। कौन मछली था? डिप्नोई। नाम हम भी फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, डिप्नोई। ऐसे लिखेंगे? ठीक।
हो गया। हृदय अगर पूछा जाए 1 मिनट में कितना बार धड़केगा, 72 बार। ठीक है, पंपिंग रेट बता ही दिया। एक एक पंप में कितना ml ब्लड को पंप करता है, लिख लेना। एक पंप में, 1 पंप में 70 ml, 70 ml रक्त पंप करता है। एक पंप मारा तो 70 ml। हाँ, और 1 मिनट में 5 लीटर। एक पंप में 70 ml और 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड को पंप करेगा। हृदय से कौन सा आवाज निकलता है, लब डब। कौन सा आवाज निकलता है, लब डब का। और उसको किस मशीन से सुना जाता है, स्टेथोस्कोप, आला जिसको बोलते हैं, उससे सुना जा सकता है। और किस मशीन से ये हार्ट का चेक होता है, ईसीजी, वो तो मालूम है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। सिनेमा में नहीं दिखाता, ऐसे चलते रहता है, रुक जाता है, सीधा लाइन हो गया तो गया। हम लोग इमोशनल हो जाते थे। तो उसको क्या बोलता था, ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और ब्रेन का अगर पूछा तो ईईजी, ब्रेन में होता है ईईजी, इलेक्ट्रोइंसेफलोग्राफ। ठीक है, और हार्ट में ईसीजी। एक और पॉइंट लिखिएगा, एसए नोड को, एसए नोड को हृदय का गति प्रेरक कहते हैं। हृदय का गति प्रेरक कहते हैं। ऐसे नोड कहां पर होता है, राइट ऑरिकल में। कहां होता है, राइट ऑरिकल। राइट ऑरिकल में वो गांठ जैसा होता है, समझ गए। वही गांठ क्या काम करता है, हार्ट को पंप करने के लिए प्रेरणा देता है, राइट ऑरिकल में होता है। इसको ऐसे नोड बोलते हैं। तो ऐसे नोड को हृदय का प्रेरक बोला जाता है। हो गया। अगला पॉइंट लिखिएगा, ऐसे नोड को पेसमेकर भी कहते हैं। एक और पॉइंट लिखिएगा, जीवन रक्षक सुई सिरा में दी जाती है। सिरा माने वेन, सिरा में दी जाती है। जीवन रक्षक सुई किसमें, सिरा में। अगर पूछा जाए कि बॉर्डर पर जो सैनिक जा रहा है उसमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी कौन से ब्लड ग्रुप को मिलता है, ओ ब्लड ग्रुप को। ठीक है, ओ ब्लड ग्रुप को बॉर्डर पर जाने वाले सैनिकों में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है। ठीक ना। अब हार्ट का पंपिंग समझ लीजिए। हार्ट कितने चैम्बर का है, 4 चैम्बर का। तिकोना होता है, ट्रायंगुलर शेप का होता है। हार्ट कैसे शेप का होगा, तिकोना, ट्राइंगुलर। इसको हम लोग क्या कहेंगे, राइट ऑरिकल। राइट ऑरिकल, दाहिना अलिंद, इसको क्या बोलेंगे, राइट वेंट्रिकल। इसको बोलेंगे लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, यहां पर हो गया क्या, लंग्स, फेफड़ा। और ये मान लेते हैं मनुष्य के शरीर की कोशिकाएं हैं, सेल है। और सेल में क्या स्टोर है, ग्लूकोज। सेल में यह क्या जमा है, ग्लूकोज। सेल में ग्लूकोज स्टोर है। हो गया, बनाते चलिए साथ में, तब पूरा बन जाएगा।
हो गया। अब यहां पर देखिए ध्यान से, जब ब्रीदिंग आपने किया तो आपके फेफड़ों के अंदर क्या आता है? एयर। सांस लिए तो फेफड़ा में क्या आया? एयर। एयर का मतलब क्या आया? O2, CO2, नाइट्रोजन। मेनली यही ना आएगा। O2 कितना? 21%, CO2 0.03%, नाइट्रोजन 78%। तो फेफड़ा में आया है एयर, और ब्लड जब आपके फेफड़े में जाएगा तो उस एयर में से किन दो गैसों को अपने अंदर घुला लेगा? O2 और CO2। तो हम लोग श्वसन में दोनों गैस लेते हैं, O2 भी लेते हैं और CO2 भी लेते हैं। दोनों गैसों का प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। तो दोनों गैस आ गया ब्लड में। अब याद रखोगे, जब सांस छोड़ते हैं ना, तो लेते हैं तो हम लोग 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड, और छोड़ते हैं तो लगभग 5% कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है। टोटल जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसका प्रतिशत बढ़ जाएगा, क्योंकि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हुआ रहता है। अब देखो यहां से O2 प्लस ब्लड, क्या आ रहा है समझ लीजिए, तब लिख लीजिएगा O2 प्लस ब्लड। इस ब्लड को क्या बोलेंगे? ऑक्सीजिनेटेड। क्या कहेंगे? ऑक्सीजिनेटेड ब्लड, शुद्ध रक्त बोलते हैं। इसका कलर कैसा होता है? ब्राइट रेड, चमकीला लाल। कहां पर आया सबसे पहले? राइट ऑरिकल में। हार्ट के ये चारों चैम्बर अलग अलग पंप करते हैं, ठीक है, सब अलग अलग पंप करेगा। तो अब इसमें आकर के ब्लड भर गया, तो लेफ्ट ऑरिकल अब क्या करेगा? पंप। लेफ्ट ऑरिकल जब पंप करेगा तो यहां पर एक वाल्व है। क्या है? वाल्व। इस वाल्व को बोला जाता है, क्या बोला जाता है? बाइकस्पिड वाल्व। क्या बोलेंगे? बाइकस्पिड वाल्व्स, ठीक है। तो इस बाइकस्पिड वाल्व से ब्लड आकर किसमें भर गया? लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा? पंप करेगा। तो लेफ्ट वेंट्रिकल पंप किया तो ब्लड यहां से कहां आएगा? बॉडी के सेल में। तो क्वेश्चन पूछता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट, लेफ्ट ऑरिकल में ब्लड के बैकफ्लो होने को कौन रोकता है? बाइकस्पिड वाल्व, ठीक है। अब ब्लड किस में आया? बॉडी के सेल में। क्या लेकर के आ रहा है? O2 प्लस ब्लड। अब इस ऑक्सीजन से ये सारा ग्लूकोज क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज्ड, जल जाएगा। और सारा ग्लूकोज जब जलेगा तो बाई प्रोडक्ट में क्या बनेगा? CO2, ATP, वाटर। तो वाटर से बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो गया, ATP एनर्जी दिया, ब्लड का सारा ऑक्सीजन खत्म हो गया ग्लूकोज को जलाने में। अब यहां से जो ब्लड आगे बढ़ेगा वो 4% कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के बढ़ेगा। तो वो सबसे पहले कहां जाएगा? बोलो। राइट ऑरिकल में। तो राइट ऑरिकल में क्या जा रहा है? CO2 प्लस ब्लड, यानी डीऑक्सीजनेटेड, अनऑक्सीकृत। इसका कलर कैसा होगा? कलर नहीं होगा, वॉयलेट, बैगनी रंग का होगा। कैसा होगा? वॉयलेट। अब ये पंप करेगा राइट ऑरिकल, तो फिर यहां पर एक वाल्व है। इस वाल्व को क्या बोलते हैं? ट्राइकस्पिड वाल्व। एक और इसका नाम याद रखिएगा, बाइकस्पिड को मैट्रियल वाल्व भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैट्रियल वाल्व या फिर बाइकस्पिड वाल्व, एक ही नाम है। अब यहां से ब्लड कहां गया? राइट ऑरिकल। राइट ऑरिकल पंप किया तो ब्लड किस में भर जाएगा? राइट वेंट्रिकल। और फिर राइट वेंट्रिकल जब पंप करेगा तो ब्लड कहां जाएगा? लंग्स में। लंग्स में गया CO2 प्लस ब्लड, और फिर लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। तो आपके हार्ट में ब्लड कै बार आया? 2 बार। तो हम लोगों में ब्लड का सर्कुलेशन कैसा होगा? डबल। इससे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है ना, इस ट्यूब को हम लोग क्या बोलते हैं? पल्मोनरी वेन, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एरोटा, मेन आर्टरी, एरोटा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेना कावा, मेन वेन, वेना कावा। और इसको क्या बोलते हैं? पल्मोनरी आर्टरी।
कहाँ पे है? बॉडी में आ रहा है, क्या होता है वहां? वाल्व। हाँ, 4 वाल्व होता है, उसको पल्मोनरी वाल्व बोलते हैं। शेप उसका होता है अर्धचंद्र का, नाम है पल्मोनरी वाल्व। अब 3D फिगर रहता तो दिखाई देता। हाँ, वेन। हाँ, वेन को सिरा। पल्मोनरी आर्टरी एक्सेप्शन है। पल्मोनरी लग गया तो उल्टा, धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन अगर पल्मोनरी फुफ्फुस धमनी पूछ देगा तो अशुद्ध रक्त। अरोटा मेन महाधमनी बोला जाता है उसको। हाँ, अरोटा को महाधमनी बोलते हैं। अब वेना कावा को महाशिरा। मानव हृदय में वाल्व पूछा जाए कितना, तो 4। ठीक है, वाल्व कितना? 4। इससे जितना क्वेश्चन बनेगा हो जाएगा। अब किसमें पहले ब्लड आएगा, किसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, किसमें शरीर में आएगा, ये बन जाएगा। ठीक ना? क्लियर है? सिरा में कैसा ब्लड बहेगा? डीऑक्सीजनेटेड। धमनी में ऑक्सीजनेटेड। फुफ्फुस धमनी में डीऑक्सीजनेटेड। फुफ्फुस सिरा में ऑक्सीजनेटेड। मुख्य धमनी का नाम, महाधमनी का नाम एरोटा। महाशिरा का नाम वेना कावा। कैपिलरीज क्या होता है? रक्त केशिका। मन दोनों बहेगा, उसका काम क्या होता है? धमनी और सिरा को जोड़ना। ठीक है, धमनी और सिरा को जोड़ना। ये कौन होता है? रक्त केशिका बोलते हैं, ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, ब्लड कैपिलरीज, रक्त केशिका। ठीक है, तो इसमें बेसिक इतना ही। सर्कुलेशन में, ह्यूमन में यही सर्कुलेशन है। ठीक ना? एक्सक्रीशन में 8-10 पॉइंट है, लिखिएगा। उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया। एक्सक्रीटरी सिस्टम में देखो, सबसे पहले अगर पूछा जाए कि एक्सक्रीशन क्या है, तो रिमूवल ऑफ नाइट्रोजिनस मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। क्या? जो भी नाइट्रोजिनस मेटाबॉलिक वेस्ट है उसको शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन। पसीना हो रहा है, क्या है? एक्सक्रीशन है। आंसू निकल रहा है, एक्सक्रीशन है। सेलाइवा निकल रहा है, एक्सक्रीशन है। ठीक है, ऑयल शरीर से निकल रहा है, स्किन से ऑयल निकलता है, ऑयल ग्लैंड होता है, क्या है? एक्सक्रीशन है। ठीक है, तो एक्सक्रीशन ये सब है, लेकिन मेन एक्सक्रीशन किसको बोला जाता है? तो हम लोगों के बॉडी का मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है? यूरिया। क्या होता है? यूरिया। तो जो यूरिया को बाहर निकाले वो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। ऐसे त्वचा हम लोगों का क्या है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। आंख में यहां पर लैक्रेमल ग्लैंड है जिससे आंसू निकलता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। स्वेट निकल रहा है, पसीना, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। स्किन क्या? एक्सक्रीटरी ऑर्गन हो गया। लेकिन मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन पूछ दिया तो इसका मतलब आपके ब्लड के अंदर जो इंप्यूरिटी है, जो अशुद्धता है, वह किस रूप में है? यूरिया के रूप में है। और वो यूरिया कहां से आया है? तो कभी ब्लड में ग्लूकोज मिल रहा है, कभी ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, कभी प्रोटीन मिल रहा है। तो ये सब जब ब्लड में ही मिलना है तो ब्लड में इंप्यूरिटीज आती है, और वो इंप्यूरिटीज यूरिया होती है। तो यूरिया को जो फिल्टर करने का काम करेगा मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन होगा। तो यदि पूछा जाए आपसे कि मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन यानी मुख्य उत्सर्जी अंग, तो याद रखोगे क्या होता है? किडनी, वृक्क। किडनी को हम लोग किस में रखेंगे? मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन में
रखेंगे, ठीक है। प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या हो जाएगा? किडनी। हो गया। किडनी का लिखिएगा, अगला पॉइंट लिखिएगा। किडनी का लिखिएगा लेंथ 10 सेंटीमीटर, लेंथ 10 सेंटीमीटर, विड्थ विड्थ 5 से 6 सेंटीमीटर, थिकनेस माने मोटाई, थिकनेस 2.5 से 4 सेंटीमीटर, 2.5 से 4 सेंटीमीटर, वेट वजन 140 ग्राम, 140 ग्राम। समझ गए? अब देखो, तो किडनी का ये सब कहानी हो गया। किडनी कहां पर लोकेटेड है? तो पेल्विक रीजन ऑफ एब्डोमेन, ये एब्डोमेन है, एब्डोमेन का पेल्विक रीजन माने पिछला भाग। यहां पर क्या है? किडनी। कितने ग्राम का? 140 ग्राम का। अब ये पूरे ब्लड से क्या फिल्टर करेगा? यूरिया। तो अगर पूछा जाए कि हैबिटाट के बेसिस पर, हैबिटाट माने परिवेश के बेसिस पर एक्सक्रीटरी वेस्ट क्या क्या हो सकता है, तो याद रखोगे जितने सारे फिश हैं, फिश, तो फिश को हम लोग कहते हैं अमोनियोटेलिक। क्या बोलते हैं? अमोनियोटेलिक। क्यों अमोनियोटेलिक बोलते हैं? क्योंकि इनका उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? अमोनिया। मतलब मछलियों के रक्त में जो गंदगी है वो किस रूप में है? अमोनिया के रूप में, इसलिए मछलियां अमोनियोटेलिक हैं। अगर पूछे मैमल्स, तो क्या कहोगे? मैमल को बोला जाता है यूरियोटेलिक, क्योंकि मैमल के शरीर में है यूरिया, ठीक है। और अगर कहें रेप्टाइल्स प्लस बर्ड्स प्लस इंसेक्ट, तो इनमें होता है, इनको कहते हैं यूरिकोटेलिक, इनमें होता है यूरिक एसिड। तो रक्त में अशुद्धि के आधार पर इन जंतुओं का यह सब अलग अलग नाम है। ठीक है। लिख लिए। अगर मकड़ी में पूछा जाए, स्पाइडर, तो मकड़ी तो कीट नहीं ना है। मकड़ी को ऑर्थोपोडा में रखा जाता है, लेकिन मकड़ी कीट नहीं है। क्यों नहीं कीट है बताओ? हाँ, सारे जीवों में 3 जोड़ा पैर होता है, कीटों में 3 जोड़ा, और मकड़ी में क्या जोड़ा पैर होता है? 4 जोड़ा, इसलिए मकड़ी कीट नहीं है। तो मकड़ी का एक्सक्रीटरी वेस्ट याद रखना गुआनिन होता है। मकड़ी का एक्सक्रीटरी वेस्ट गुआनिन। अगला पॉइंट लिखिएगा, प्रमुख उत्सर्जी अंग, मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, प्रमुख उत्सर्जी अंग। प्रमुख उत्सर्जी अंग, पहला स्किन, पहला है स्किन, स्किन हो गया। डैश देके लिखिएगा प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ कॉमा पोरीफेरा इत्यादि। प्रोटोजोआ और पोरीफेरा में उत्सर्जन किसके द्वारा होगा? त्वचा। पोरीफेरा समझ रहे हो क्या? स्पॉन्ज, उसको पोरीफेरा बोलते हैं। ऑस्टिया और ऑस्कुलम 2 छिद्र होता है, पढ़ाए भी हैं आप लोगों को, आगे भी मिलेगा। तो उसका उत्सर्जन क्या हो जाएगा? त्वचा। उसी से वो निकालेगा। किस प्रक्रिया द्वारा? विसरण। किससे निकालेगा? विसरण, डिफ्यूजन के द्वारा। दूसरा लिखिएगा फ्लेम सेल, FLAME, फ्लेम कोशिका या फ्लेम सेल, फ्लेम सेल, फ्लेम सेल लिख लिए। किसमें होगा? डैश दे करके लिखिएगा प्लेटीहेलामेंथिस, प्लेटीहेलामेंथिस। प्लेटीहेलामेंथिस को चपटा कृमि बोला जाता है, फ्लैटेंड वॉर्म, ठीक है। तो उसमें उत्सर्जन करने के लिए फ्लेम सेल है। तीसरा लिखिएगा
रीनेट सेल, RENET, हिंदी में भी रीनेट कोशिका बोलेंगे, रीनेट सेल। डैश देकर के लिखिएगा एस्केल हेलामेंथिस, एस्केल हेलामेंथिस। एस्केल हेलामेंथिस को गोल कृमि बोला जाता है, राउंड वर्म, गोल कृमि, राउंड वर्म। नेक्स्ट लिखिएगा चौथा नेफ्रीडिया, 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 नेफ्रीडिया में डैश देकर के लिखिएगा एनीलिडा, ANNELIDA, एनीलिडा। एनीलिडा में कौन आता है? जोंक, केचुआ। जोंक केचुआ में एक्सक्रीशन करने के लिए क्या है? नेफ्रीडिया। उसके बाद लिखिएगा मालफिजियन ट्यूब, मालफिजियन, MALPHIGIAN, मालफिजियन ट्यूब, TUBE, और OR, और इसी को ग्रीन ग्लैंड भी बोलते हैं। मालफिजियन ट्यूब का दूसरा नाम है ग्रीन ग्लैंड, हरित ग्रंथि कहते हैं। डैश देकर के लिख लीजिएगा ऑर्थोपोडा, ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा माने कीट, कीट में उत्सर्जन करने के लिए क्या है? मालफिजियन ट्यूब या फिर ग्रीन ग्लैंड। उसके बाद लिखिएगा, बस हो गया, इतना ही याद कर लेना है, ठीक है। तो प्रमुख उत्सर्जी अंग याद हो गया, क्या गोली हो गया इसमें? 8, 5 हुआ, 5, और ये तो याद ही हो गया। फिश का क्या है? फिश अमोनियोटेलिक है, मैमल्स यूरियोटेलिक है, रेप्टाइल्स बर्ड इंसेक्ट RBI क्या हो जाएगा? यूरिकोटेलिक। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट है, एक फिगर से समझना। पूछा जाए कि किडनी जो होता है इसका आकार कैसा होता है, तो बीन के सीड के जैसा, ठीक है, बीन के सीड के जैसा क्या होता है? किडनी। अब किडनी जो बीन सीड जैसा है, यह बना है किस चीज से? तो इसके अंदर ढेर सारे छोटे छोटे फिल्टर्स लगे हैं। इन फिल्टर्स को, इन जालियों को क्या बोला जाता है? नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। किडनी दो चीजों से बना है, नेफ्रॉन से और बोमेन कैप्सूल से। नेफ्रॉन से और बोमेन कैप्सूल से। बोमेन संपुट हिंदी में कहते हैं। इसके ऊपर एक कप जैसी संरचना रहती है, उल्टा कप बोमेन कैप्सूल कहलाएगा, इसके ऊपर में रहता है। तो दो चीज याद रखिएगा, नेफ्रॉन और बोमेन कैप्सूल से क्या बना है? किडनी। नेफ्रॉन का काम क्या है? किडनी से, किडनी में जब ब्लड आएगा तो ब्लड से क्या छानना? यूरिया। क्या छानना? यूरिया। अब ध्यान से देखो, दोनों किडनियों से एक एक ट्यूब निकलेगा, डक्ट। इस डक्ट को बोला जाता है यूरेटर। पहले समझ लो फिर लिखना, यूरेटर। होगा क्या? सबसे पहले पूरे किडनी में कैसा ब्लड आएगा? प्योर की इम्प्योर? इम्प्योर। इम्प्योर ब्लड आएगा। इम्प्योर ब्लड का मतलब क्या है? यूरिया प्लस ब्लड। ब्लड में क्या आएगा? यूरिया, ठीक है। किसके द्वारा आ रहा है? तो यह आ रहा है रीनल आर्टरी। किडनी में जो आर्टरी होता है उसको क्या बोलते हैं? रीनल आर्टरी। तो रीनल आर्टरी से इम्प्योर ब्लड कहां है? किडनी में, यूरिया वाला। और किडनी के अंदर में ये जो फिल्टर है, इस फिल्टर को क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। तो सब नेफ्रॉन क्या करेगा? यूरिया को छान लेगा, और यूरिया को छान करके यूरिया इसी के अंदर आ गया। फिर किडनी शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में क्या कर देगा? सप्लाई कर देगा। ये क्या जा रहा है? प्योर ब्लड। तो प्योर ब्लड जिसको किडनी सप्लाई कर रहा है, यह किससे जा रहा है? रीनल वेन से। किससे जाता है? रीनल वेन से। तो ब्लड छना के चल गया, यूरिया कहां रह गया? किडनी के भीतर। अब आप जो पानी पीते हो, या फिर कोलन में जो वाटर एब्जॉर्प्शन होता है, कोलन में क्या हो रहा था? एक्सक्रीटरी वेट से वाटर एब्जॉर्प्शन हो रहा था। एक हार्मोन होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड में, ADH हार्मोन। ADH कौन सेक्रेट करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि। इसको कहते हैं एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन। क्या कहते हैं? एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन। इसका काम है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर थ्रू किडनी, किडनी द्वारा जल का पुनर्अवशोषण। तो किडनी क्या करेगा? वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। यहां पर है यूरिया, तो यूरिया में क्या आया? पानी। तो यूरिया और पानी मिलकर के क्या बन गया? यूरिन। अब जो यूरिन बना है उसमें यूरिया घुल गया,
अब वो यूरिन किडनी किसके थ्रू पास करेगा? यूरेटर। किसके थ्रू पास किया? यूरेटर। और यूरेटर जो है वो आकर के किस में ओपन हो जाएगा? यूरिनरी ब्लैडर में। किसमें? यूरिनरी ब्लैडर में आकर के ओपन हो जाएगा। और यूरिनरी ब्लैडर किससे ओपन होता है? यूरेथरा। यूरेथरा। फिर वो यूरिन यूरेथरा के थ्रू बॉडी से रिमूव कर दिया जाएगा। समझ आया? कोई डाउट इसमें? नहीं। तो सबसे पहले किडनी से जो डक्ट निकल रहा है उस डक्ट का नाम यूरेटर। यूरेटर किस में ओपन हो रहा है? यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर किससे ओपन हो रहा है? यूरेथ्रा। किडनी में यूरिया वाला ब्लड किससे आ रहा है? रीनल आर्टरी। प्योर ब्लड किडनी से सप्लाई किससे हो रहा है? रीनल वेन। तो किडनी का क्या काम हो गया? फिल्ट्रेशन ऑफ यूरिया फ्रॉम ब्लड। दूसरा काम फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। है ना? दो काम हो गया, रक्त से यूरिया को छानना और यूरिन को फॉर्म करना। क्लियर है? इस डायग्राम को बना लीजिए ताकि याद रहेगा ये। फिर से ऑब्जर्व होगा मिनरल। इसको लिख लिए। आज के क्लास में बस इतना ही रहेगा, फिर नेक्स्ट डे इसके आगे कंटिन्यू करेंगे।